गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को प्रणाम, नमस्कार। सभी को नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है। सभी को प्रणाम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग शिखर, राहुल, ऋषि, उत्सव, मनदीप, शिवम, अनीश। गुड मॉर्निंग अनीश। गुड मॉर्निंग दीपेंद्र, अनुज, निगम, सचिन, विशेष। गुड मॉर्निंग धनंजय। गुड मॉर्निंग तुषार, शिव शांत, धनंजय, नीरज, ऋषि। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। थैंक यू विशाल जी, थैंक यू सो मच। राहुल, पूजा, सौरभ, पंकज, दिनेश, आदित्य, भारती जी, नमस्कार। सभी को नमस्कार, सादर प्रणाम। जन्माष्टमी की आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं मेरे दोस्तों। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ताराचंद, गुड मॉर्निंग बेटा। शिवम, आशीष, अनमोल, शशि, सुबोध, गुड मॉर्निंग। सत्यजीत, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल सारे आदे भाई? कैसे हैं आप सभी के सभी बच्चे? थैंक यू मिस्टर अंकित। अरे राम, कैसे हैं आप सभी बच्चे भाई? मुझे लगता है सारे खुश हैं आज, है ना? चलिए, आप सभी का स्वागत है करियर विल ऐप पर। और आज बुधवार, तारीख 12 अगस्त, समय 9:17 दिखा रही है आपकी स्क्रीन। पढ़ने पढ़ाने का सफर तय करना शुरू करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। ठीक है जी, चलिए बच्चों, पढ़ना पढ़ाना शुरू करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने जो चीज़ें पढ़ी उसी सफ़र को अब तय करना शुरू करते हैं दोस्तों। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ने का काम किया था किस चीज़ के बारे में? पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ने का काम किया था सबसे पहले प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन से चलते चलते हम पहुंचे रिलेटिव प्रोनाउन पर, हाँ या ना? तो एक काम करते हैं, कुछ रिलेटिव प्रोनाउन के क्वेश्चंस मैं लिख देता हूँ। ठीक है बच्चों, कुछ रिलेटिव प्रोनाउंस के क्वेश्चंस लिख देता हूँ और उन क्वेश्चंस को आप बड़े ध्यान से देखेंगे, फिर उनको आप सोल्व करेंगे। ठीक है ना जी? है ना बच्चों? थैंक यू सुदेश, थैंक यू सो मच। तो पहले कुछ ही क्वेश्चंस लिख देता हूँ, आप उन्हें देखेंगे, हल करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे। ठीक है बेटा? चलो, कुछ क्वेश्चंस आपके लिए।
ये कल की क्लास को रिवाइज करने के लिए 6 सवाल आपके सामने, जरा फटाफट से लपेटो, फिर बात करते हैं। शाबाश। तो अधिकतर आंसर्स आ गए हैं और ये बात बड़ी खुशी की है दोस्तों कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं। दिस इज रियली ग्रेट टू सी। चलिए बच्चों, अब थोड़ा सा सफर तय करना शुरू करते हैं मेरे साथ। फाइन। अब देखो ध्यान से एक एक चीज को समझते हुए चलें जो पिछली क्लास में हम लोगों ने समझे हैं। फाइन। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1 को देखें, समझें। तो लिखा है राखी कॉल्ड अप हर ब्रदर ब्लैंक लिव्स इन द यूएसए। आप अगर इस लिखी हुई बात को थोड़ा सा गौर फरमाएं तो हिज ब्रदर को रिलेट किया गया है, आगे एक वर्ब है, इसी की वजह से हु का चुनाव किया गया। क्वेश्चन 2, रोहन स्कोल्डेड हिम ब्लैंक ईशा फेल्ट हैड ब्रोकन द पेन। अब देखते हैं तो रिलेट किया गया है यहाँ पर, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे हम लोगों ने जो भी यूज करना है ईशा फेल्ट से लेना देना नहीं, हेड की वजह से आपने यहाँ हु को चुना, ठीक है ना। तो कोई गलत फहमी ना रहे, उसे ध्यान से समझ के चलें, ठीक है बेटा। आगे एक सवाल लिखा हमारे सामने, द सीएम एक्यूज्ड देम वी थिंक नो पर्सन कैन ट्रस्ट। अब यहाँ वी थिंक का तो सेंटेंस से लेना देना है नहीं, नो पर्सन कैन ट्रस्ट ये भी एक डिफरेंट सब्जेक्ट लिखा। रिलेट आप देम से कर रहे हो और इसी चीज को मेंटेन कर सकते हैं हम क्या से, हुम से रिलेट कर सकते हैं। समझ गए भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। अगला सवाल, अब देखो बेटा इन दोनों क्वेश्चंस को ध्यान से देखना, यहाँ जानबूझकर टेक्निकल क्वेश्चन बनाया है, इसे थोड़ा सा ध्यान से देखें। सर ये जो दीपक है इसको ब्लॉक करना प्लीज। हाँ हाँ हाँ, बस उड़ा दो तुरंत, परमानेंट उड़ा दो। हाँ बच्चों, मेरे सामने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है, जरा इन दोनों क्वेश्चंस के एक बार आंसर मुझे बताना प्लीज। हाँ हाँ, इसी दीपक को प्लीज। पढ़ाई में ध्यान है नहीं, 1000 बार कहा हुआ है अपने नोट्स खुद बनाओ, इन्हें नोट्स की भी पीडीएफ चाहिए, इन्हें सब कुछ चाहिए। हाँ जी, समझ आ गई बातचीत भाई। देखो बच्चों, दोनों के अंदर ये तो हमें समझ में आ ही रहा है कि एंटीसीडेंट नाम की चीज है नहीं, यहाँ यू फाइंड का फंक्शन हमें समझना है। यहाँ लिखा है इज सुटेबल, तो इसी की वजह से हम लोगों ने यूज किया हुएवर, ठीक है भाई। और यहाँ अगर हम देखते हैं लिखा है फाइंड के बाद सुटेबल, यानी कि यहाँ कोई और दूसरा सेंटेंस तो है ही नहीं, तो यहाँ पर हम लोगों को लिखना पड़ा हुम एवर। समझ आई बात भाई। तो बहुत बारीक सा ये सवाल था, बहुत बारीक चीजों से कई बार क्वेश्चन देखने पर उलझाए जाते हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात भाई। चलो
आगे चलते हैं। टू ब्लैंक इट मे कंसर्न। अब इसे आप देखते हो तो ये तो अपने आप में एक प्रेपोजिशन हो गई, ठीक है भाई, ये तो अपने आप में एक प्रेपोजिशन हो गई। अब इस प्रेपोजिशन को अगर आप ध्यान से देखोगे, एंटीसीडेंट कुछ है नहीं, हाँ है ना। प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस हमें चाहिए, मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, पहले आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखें, उसके बाद बात करेंगे एक एक सवाल को कैसे हल किया जाए।
चलिए भाई, आंसर्स बनाओ बेटा फटाफट से। चलिए बच्चों, अब इनको थोड़ा सा ध्यान से समझो, ये गड़बड़ कैसे होती है, ठीक है ना। सेंटेंस नंबर 1 को सोल्व करने से पहले पुरानी बात याद करते हैं। सेंटेंस नंबर 1 को सोल्व करने से पहले पुरानी बात याद करते हैं कि इस विच का हमने कहाँ यूज किया था। मुझे तो दो ही बातें याद आ रही हैं। विच का यूज हम लोगों ने किया था कहाँ पर? विच का हम लोगों ने एक यूज करना सीखा था जब हम ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, यानी कि निर्जीव वस्तुओं की बात करते हैं, और विच का दूसरी जगह हमने यूज किया था एनिमल्स के लिए। कुछ याद है भाई? अब उस हिसाब से अगर हम सोचते हैं तो इसी विच से पहले जो एंटीसीडेंट, अगर कोई ऑब्जेक्ट हमें लिखा मिलता है या फिर एनिमल का जिक्र अगर हमें लिखा मिलता है, तो सब प्रोनाउंस को छोड़कर हम विच का यूज करेंगे, कहानी खत्म हो गई। हाँ या ना भाई? तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। अगर ये बात अपनी क्लियर है तो आ जाओ इस क्वेश्चन पर देखते हैं। यहाँ लिखा है आकार, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या यूज करना चाहा? विच। अब इसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आए, मेन वर्ब आए, डिफरेंट सब्जेक्ट आए, इससे अपना कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइन। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखते हैं। शी वॉन्टेड अ बुक, तो यहाँ पर हम विच का यूज करते हैं। अब विच के साथ द लिखा हो, ए लिखा हो, इससे लड़ाई नहीं करनी। हु या हुम के साथ हम सिर्फ द का फंक्शन समझते हैं। आगे लिखा है क्वेश्चन नंबर 3, यू कैन टेक द शर्ट यू वॉन्ट टू। दोनों क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से समझें, पहले आप पढ़ें, सोल्व करके देखें। दोनों क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से देखें, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, अब इन सेंटेंसेस को अगर देखने का काम करते हैं, यू कैन टेक द शर्ट ब्लैंक यू वांट टू, तो शर्ट को रिलेट किया गया है, तो आप कहें तो विच कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हमारे सामने एंटीसीडेंट रहा नहीं, अब आप इसके बाद कहीं पर भी लिखते हो तो हमें समझ में आ गया कि विच का तो हम लिखेंगे ही जिक्र, लेकिन इसे इंडेफिनेट के साथ बनाकर चलेंगे। समझ में आ रहा है? तो एंटीसीडेंट का होना या ना होना, ये छोटी छोटी बातें हमें घुमा कर रख सकती हैं। ठीक है बेटा, अब आओ थोड़ी सी अगली बात समझने का काम करते हैं। बच्चों, याद है आप लोगों को पजेसिव केस के बारे में पढ़ाया गया था? याद है आप लोगों को पजेसिव केस के बारे में बताया गया था, है ना? और पजेसिव केस को हम लोगों ने दो हिस्सों में बांटा था, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग, है ना? एक लिविंग और एक नॉन लिविंग। जब पजेसिव केस की बात हम करते हैं तो एक तरफ हमारे सामने आती है बात लिविंग को लेकर, और एक तरफ हमारे पास आती है बात नॉन लिविंग कैटेगरी के नाउन से संबंधित। तो बच्चों, जब हम लिविंग की बात करते हैं तो लिविंग के लिए हम लोग हुज लिखते हैं और आगे लिख दिया हमने पोजेशन। ठीक है, अधिकार किस पर है? लिविंग लिखा और आगे हमने लिख दिया पोजेशन। ठीक है भाई, जैसे अगर मैं कहता हूं आई नो हिम whose father died yesterday, तो बात अपनी समझ में आ गई है। किसी भी रिलेट कर रहे हैं हम हिम, और ये whose पोजेशन बना रहा है किस पर? फादर पर। वेरी सिंपल टू से, कोई दिक्कत तो नहीं। जब हम नॉन लिविंग की बात करते हैं तो नॉन लिविंग के लिए, चलो पुरानी बात लिख लेता हूं। क्या मैं लिख सकता हूं आपके सामने टेबल्स डिजाइन? क्या मैं कह सकता हूं बच्चों? तो आप कहोगे नहीं सर, नॉन लिविंग का तो ये व्यवहार है नहीं। नॉन लिविंग के लिए हम लोग पहले लिखने का काम करते हैं क्या चीज? डिजाइन एपोस्ट्रोफे के नाम पर लिखा ऑफ, और टेबल हम लोग लिखते हैं जो भी नॉन लिविंग थिंग है इसके बाद। तो इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो नॉन लिविंग का अगर हम जिक्र लिखते हैं बच्चों, तो नॉन लिविंग को रिलेट करने के लिए पहले हम लिखते हैं क्या चीज? पोजेशन।
उसके ठीक बाद हम लिखते हैं ऑफ, और नॉन लिविंग का जो जिक्र हम बाद में करते हैं तो उसके लिए हम लिखते हैं क्या चीज, विच। ठीक है, ठीक है भाई। तो इन दोनों के दोनों एस्पेक्ट से ही हम अभी लिखे हुए क्वेश्चंस को सोल्व करने का काम करेंगे। ठीक है ना, आओ भाई आओ। क्वेश्चन लिखा है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, दिस इज द हाउस हुज डिमोलिशन इज कंफर्म्ड। अब सवाल को अगर देखते हैं तो हाउस की बात कही गई है, यहाँ हुज डिमोलिशन। सर हुज तो तब ठीक होता जब बात लिविंग की है, लेकिन हाउस तो नॉन लिविंग है। इसका मतलब इस लिखी हुई बात को हमें ठीक करना होगा, और पहले हम लोग लिखते हैं डिमोलिशन, आगे लिखा ऑफ, और हुज को हटाकर हमें लिखना क्या पड़ा, विच। समझ में आई बात बेटा, क्लियर होगी बात बेटा। क्वेश्चन नेक्स्ट को देखो, आई बॉट अ शर्ट हुज प्राइस वॉज रीजनेबल। बिल्कुल सिंपल हुई बात, शर्ट की बात कही गई है तो हुज प्राइस ना कहकर आपको लिखना होगा प्राइस ऑफ विच। अगले सवाल को देखते हैं, श्वेता, ठीक है, लिखा है नोज राज हाउस ऑफ हुज। बिल्कुल गलत हो गया, जब आप इंसान की बात कर रहे हो तो इस तरीके से नहीं, आप हुज के साथ लिखने का काम करोगे, क्या चीज, हाउस। यहाँ तक की बात समझ में आई। तो लिविंग और नॉन लिविंग के पॉजेसिव केस को कैसे फ्रेम किया जाता है ये आप लोग थोड़ा सा देखने का और समझने का काम करें। ठीक है बच्चों, ये हमने इनके ट्रिक्स लिख दिए हैं, इन्हें आराम से आप देख लीजिएगा। फाइन। तो बेटा यहाँ तक की तो बातें थी हमारे पास किस चीज़ की, यहाँ तक हमारे पास बातें थी किस चीज़ की, यहाँ तक हम लोगों ने जो भी कुछ समझने सीखने का काम किया ये सारा खेल था हमारे हुज और विच, और सिर्फ विच की एक अपने आप में कंफ्यूजन। यहाँ तक खत्म होगी बातचीत, क्लियर है भाई। चलो अब आगे चल लेते हैं। एक ऐसा प्रोनाउन जो सबको चैलेंज करता है, एक ऐसा प्रोनाउन जो सबको चैलेंज करता है। जब सबको ये चैलेंज करता है तो इसका नाम है दैट। कैसे काम करता है, आओ इसे समझने का काम करते हैं। ठीक है भाई, एक बात तो हम सबको पता ही है कि रिलेटिव प्रोनाउन दो अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ता है। मैं फिर से समझाना चाहूँगा, एक बात तो हमें पता है कि रिलेटिव प्रोनाउन दो अलग अलग सब्जेक्ट्स सेंटेंसेस को जोड़ता है, हाँ या ना। जब दो अलग अलग सेंटेंसेस को ये जोड़ने का काम करता है तो दो अलग अलग सेंटेंसेस को हम दैट से तब जोड़ने का काम करते हैं जब लिखे हुए पहले हिस्से में एंटीसीडेंट के साथ हम लोगों को लिखा हुआ नजर आता है सुपरलेटिव डिग्री। हम लोगों को लिखा नजर आता है क्या चीज, सुपरलेटिव डिग्री। अब सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री ऐसे शब्द होते हैं जिनके अंत में हमें लिखा मिलता है EST, IEST, या फिर इसी से ठीक पहले हम यूज करते हैं मोस्ट, या फिर नेगेटिव बनाने के लिए हम यूज करते हैं लीस्ट। एग्जाम्पल याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं। मैंने कहा टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। मैंने कहा हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, इजी, इजियर, इजीएस्ट। मैंने कहा कंफर्टेबल, मोर कंफर्टेबल, मोस्ट कंफर्टेबल। सुना है आप लोगों ने। तो ये सारे के सारे शब्द सुपरलेटिव डिग्री का काम करते हैं। चलो एक एग्जाम्पल से बात तैयार करते हैं। मैंने कहा शी इज द बेस्ट सिंगर whom I have ever heard। वो एक ऐसी सिंगर है जिसे आज तक मैंने नहीं सुना। ठीक है, तो अब इसके हिसाब को अगर देखना चाहें तो सेंटेंस में परेशानी नहीं है। क्यों, क्योंकि हुम ने रिलेट किया है किसको, सिंगर, जो कि नेम ऑफ अ पर्सन है। पर इसके साथ साथ हमें लिखी नजर क्या चीज आ रही है, सुपरलेटिव डिग्री। और इसी की वजह से हम इसे हटाकर यहाँ पर क्या यूज करते हैं, सिर्फ और सिर्फ दैट। पहली बात समझ में आ गई भाई साहब, कोई दिक्कत तो नहीं भाई। ठीक है, चलो पहली बात अगर अपने पल्ले पड़ गई है तो इसी के आधार पर दूसरी बात से आपको मिला देता हूं। ठीक है, और दूसरी बात को समझने से पहले बेटा, दूसरी बात को समझने से पहले के एग्जाम्पल में लिखूंगा, थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करना।
अब मैंने आपके सामने दो सेंटेंसेस लिखे हैं, इन दोनों के दोनों सेंटेंसेस बड़े ध्यान से देखो, ठीक है जी। इन दोनों के दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखो। अब इस सेंटेंस को अगर हम पहले सेंटेंस को ध्यान से देखते हैं, लिखा है आई हैड सीन राहुल एंड हिज डॉग हु विच ड्राउन्ड यस्टरडे। अगर मैं इस हु की बात कर रहा हूं तो इस हु के हिसाब से राहुल सही रिलेट हो रहा है। नेम ऑफ अ पर्सन के लिए हम हु को यूज करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी तरीके से अगर हु के हिसाब से हम इस डॉग को रिलेट करते हैं तो हु का यूज होना ठीक नहीं है, क्योंकि हु किसी भी इंसान के लिए यूज होता है, डॉग के लिए यूज नहीं होता, यानी कि इसके हिसाब से ये क्रैश हो गया। अब अगर इस विच की मैं बात करता हूं तो विच के हिसाब से डॉग तो अपने आप में सही है, लेकिन विच के हिसाब से राहुल अपने आप में सही नहीं है। अरे हाँ या ना, कंफ्यूजन हो गई। एक बार फिर से ट्राई करते हैं, क्वेश्चन ध्यान से देखें। शी आइडेंटिफाइड द बॉयज एंड देयर वर्क हु विच वॉज नॉट गुड। आप अगर इसे ध्यान से देखेंगे तो हु के मुताबिक बॉयज तो सही रिलेट हुआ है, हाँ या ना, ठीक है। और अगर हम देखते हैं तो हु के मुताबिक वर्क रिलेट नहीं हो पाया, विच के मुताबिक वर्क रिलेट हो पाया लेकिन बॉयज रिलेट नहीं हो पाया, हाँ या ना। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस के अंदर एंटीसीडेंट हम बोलते हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आया हुआ शब्द है, अगर ये अलग अलग कैटेगरी के हो, अगर ये अलग अलग कैटेगरी के हो या डिफरेंट कैटेगरीज के अगर ये लिखे हैं नाउन, यानी कि एक इंसान है, एक नॉन लिविंग थिंग है, एक नॉन लिविंग थिंग की जगह एनिमल हो, तो इनमें हम हु या विच की कंफ्यूजन को छोड़कर ज्यादा बेटर मानते हैं हु और विच को हटाकर इसकी जगह हम क्या यूज कर लें, इनको हटाकर ज्यादा बेटर है दैट का यूज करें। अब ये भी बात हमें समझ आती है कि हम रिलेट कर रहे हैं यहाँ पर बॉयज को और वर्क को, बात प्लूरल की हुई, तो यहाँ पर हमें क्या यूज करना पड़ा, वर। ठीक है बेटा, एक बार इन दोनों एग्जाम्पल्स को ध्यान से समझो, बड़े ध्यान से समझो बेटा। चलिए बच्चों, बेहद खूबसूरत है आपके प्रयास, काफी अच्छी कोशिश करते हैं आप पढ़ने की, इट्स अमेजिंग। आओ बच्चों, समझ आ गई बात, फाइन। चलो अब लेके चल लेते हैं बातों को थोड़ा सा आगे, क्लियर है। चलो भाई, यहां तक की अगर बात समझ में आ गई तो एक और चीज आगे लेकर चल लेते हैं, है ना। एक इसी के साथ साथ एक नियम जमा लेते हैं, ठीक है ना। देखो ये तो पता ही है कि मैं दैट के बारे में बात करूंगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। छोटा सा सवाल लिखता हूं, जैसे अगर मैंने कहा
मैंने आपके सामने दो सेंटेंसेस लिखे हैं, दोनों सेंटेंसेस को कृपया ध्यान से पढ़कर देखें। दो सेंटेंसेस मैंने आपके सामने लिखे हैं, जनाब जरा इसे पढ़कर देखें बस। चलो मेरे भाई, मैं समझा देता हूं, ठीक है भाई। अब अगर हम समझने का काम करें बच्चों, तो ये बात कुछ ऐसे हुई, आप जब इस सेंटेंस को पढ़ रहे हो तो यहाँ पर भी आपको एक क्वेश्चन वर्ड नजर आ रहा है, यहाँ पर भी आपको एक क्वेश्चन वर्ड नजर आ रहा है। तो सामने वाले को एक छोटी सी गलत फहमी होती है कि इस लिखे हुए सेंटेंस में कहीं एक सवाल नहीं, दो सवाल तो नहीं पूछे जा रहे हैं। आप इस सेंटेंस को पढ़ोगे तो यहाँ पर भी क्वेश्चन वर्ड नजर आ रहा है, यहाँ पर भी क्वेश्चन वर्ड नजर आ रहा है। तो सामने वाले को इस बात की गलत फहमी होती है कि एक ही सेंटेंस में दो सवाल तो नहीं पूछे जा रहे हैं। बस इसी बात को ठीक किया गया। और अगर किसी भी लिखे हुए सेंटेंस के अंदर हम लोगों को कोई क्वेश्चन वर्ड लिखा हुआ नजर आता है, तो क्वेश्चन वर्ड के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन के नाम पर दैट का यूज करते हैं। वरना सामने वाले को सवाल में ये कंफ्यूजन हो जाती है कि सेंटेंस एक है और एक ही सेंटेंस के साथ हम दो जगह पर सवाल तो नहीं पूछ बैठे हैं। समझ रहे? तो इसी का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इन दोनों को हटाकर ज्यादा बेटर हुआ क्या यूज कर देना, दैट। वेरी सिंपल टू से। फाइन, यहां तक की बातें क्लियर है भाई? यहां तक की बात क्लियर है तो थोड़ा आगे ले चल लेते हैं सफर को। हम लिखे हुए दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए दैट का यूज करते हैं। जब जब लिखे हुए इस दैट से पहले एंटीसीडेंट तो हो, लेकिन इस एंटीसीडेंट के साथ हम लोगों को एक ऐसा शब्द लिखा हुआ नजर आए जो कि स्पेसिफिक सेंस कन्वे करता है, एक ऐसा शब्द नजर आए जो कि स्पेसिफिक सेंस कन्वे करे। अब ऐसे कौन से शब्द होते हैं जो स्पेसिफिक बनाते हैं? लिखा मिलता है द ओनली, द सेम, द लिटिल, द फ्यू, ऑल। आप लोग जानते हैं एवरी, सम, एनी। नो के साथ हम लोगों ने जोड़ना सीखा है वन, बडी, थिंक, एटसेट्रा। तो ऐसे अगर एंटीसीडेंट्स के साथ लिखे हुए शब्द हमें नजर आते हैं, ठीक है ना, तो उनके साथ हम दैट का यूज करते हैं। जैसे अगर मैं कहूं एक छोटा सा सवाल, दिस इज द ओनली पेन विच आई हैव, तो सेंटेंस में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। विच पेन के हिसाब से तो सही है, लेकिन इस पेन के साथ स्पेसिफिक बतलाने वाला कोई और शब्द जुड़ गया, को हटाकर हमने दैट का यूज किया। पेपर में सवाल दिया जाता है, ऑल विच दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हाँ जी बाबूजी, क्या चुनेंगे बताओ जरा। हाँ भाई, ये तो बार बार आप लोगों के पेपर में भी दिया जाता है, ठीक है। तो इट इज वेरी सिंपल टू से। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? तो इस ऑल की वजह से आप क्या चुन रहे हैं? ठीक है भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। फाइन। अगर सेंटेंस लिखा हुआ मिलता है तो सेंटेंस में क्या करेक्शन की जा सकती है? तो सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखोगे
तो एवरीबडी स्पेसिफिक बनाता नजर आ रहा है, इसीलिए इसकी जगह हम क्या यूज कर रहे हैं, दैट का यूज कर रहे हैं। आप पानी पीना चाहेंगे बच्चों? हेलो एवरीवन, पानी पीना चाहेंगे आप? ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारे सारे के सारे रिलेटिव प्रोनाउन का जिक्र। यहां तक जो भी कुछ लिखा है आपके सामने, एक एक करके इसको देख लो बेटा। ठीक है, सबसे पहले हमारे सामने ये बात हो गई, फिर इसी के बाद हम लोगों ने समझने का काम किया कि विच कैसे फंक्शन करता है। आगे हम चले तो लिविंग नॉन लिविंग के पोजेशन को सवाल दिया गया। आगे हमने समझा दैट नाम का एक रिलेटिव प्रोनाउन, सुपरलेटिव डिग्री सबसे पहले। फिर हमने समझने का काम किया दो अलग कैटेगरीज के एंटीसीडेंट अगर लिखे हुए नजर आते हैं, अलग कैटेगरीज के एंटीसीडेंट अगर लिखे हो तो। फिर आगे हमने देखा क्वेश्चन वर्ड के साथ क्वेश्चन वर्ड वाला रिलेटिव प्रोनाउन यूज करने की जरूरत नहीं होती। और इसके बाद फिर हम लोगों ने समझने का काम किया लिखे हुए सेंटेंस के अंदर अगर हमें कोई भी स्पेसिफिक सेंस बताने वाला शब्द नजर आता है तो स्पेसिफिक सेंस बताने वाले शब्द के साथ हम, ठीक है बच्चों, यहां तक की बात मुझे लगता है आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर है। यहां तक की बात आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर है, ठीक है बेटा? यहां तक की कोई दिक्कत तो नहीं भाई? यहां तक की बात बिल्कुल क्लियर है बेटा? चलो, अब यहां तक की बातें अगर अपनी क्लियर है तो आपका प्रोनाउन यहां पर कंप्लीट होता है। ठीक है जी, तो किसी का कोई एक आधा छोटा मोटा सवाल हो तो पूछ लो भाई साहब। मैं पहले आपकी स्क्रीन पर एक बार ये सारा कुछ दिखा देता हूं, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाने शुरू करेंगे हम। एक बार देख लो बेटा। चलिए भाई, इस सेंटेंस में एक उल्लू कहीं का ये कह रहा है सर इसमें तो कोई एंटीसीडेंट नहीं है। ये ऑल लिखा हुआ, ये एंटीसीडेंट नहीं नजर आ रहा तुझे बेवकूफ कहीं के इंसान? ये ऑल अपने आप में एंटीसीडेंट नहीं है, बता फिर एंटीसीडेंट पैदा करेंगे हम। ये लिखा हुआ ऑल एंटीसीडेंट नजर नहीं आ रहा तुझे? बेवजह की बातें करने में आते हैं। इंसानों वाली बात किया करो यार, पागलों वाली बातें क्यों करते बिना बात? चलो बच्चों, अब आपके तो चलो मेरे भाई फटाफट से क्वेश्चंस पर आ जाओ। तो पहली कोशिश आप लोगों की, प्रोनाउन के क्वेश्चंस आपके सामने स्क्रीन पर हैं। चलो भाई फटाफट से सोल्व करके दिखाओ, फिर बात करते हैं। चलिए भाई शुरू करो फटाफट से क्वेश्चंस को सोल्व करना।
फटाफट से आंसर्स बनाओ बेटा, फिर एक एक करके आंसर्स को हम डिस्कस करेंगे। शाबाश, बहुत बढ़िया आंसर्स बन रहे हैं भाई। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, मजा आ रहा है आपके आंसर्स को देख के। चलिए बच्चों, अब एक एक करके आंसर्स बनाकर देखता हूं मैं आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, पे अटेंशन। द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड मी हु आई वांटेड टू मीट इन द ऑफिस। अब आप देख ही रहे हैं कि ये एक डिफरेंट सब्जेक्ट के लॉजिक का काम करा रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर हु का नहीं हुम का यूज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। बिटवीन यू एंड ही, अब इसे देखते ही आप समझ गए हैं बच्चों कि ये बिटवीन अपने आप में एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का हम यूज करते हैं, इसीलिए हमें यूज करना पड़ा यहां पर ऑब्जेक्टिव केस के नाम पर हिम को।
क्वेश्चन 3, आई एम सॉरी टू हैव डिस्टर्ब्ड यू, होप यू विल नॉट माइंड मी कमिंग। अब ये कमिंग अपने आप में व्हाट का आंसर देता हुआ नाउन बना, और नाउन से पहले हम यूज करते हैं पॉसेसिव केस को। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई यू एंड ही मस्ट ऑफर असिस्टेंस। अब आप किसी को सहारा दे रहे हो तो ये अच्छी बात है, तो अरेंजमेंट में पहले हम लिखेंगे यू, उसके बाद ही, उसके बाद हमने लिखा एंड आई। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखें। द रूलिंग पार्टी स्टूड फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बिल। देखो बेटा, ये चीज हम लोगों ने नाउन में भी पढ़ी ही है और अब भी ये आपके काम ही आएगी। ठीक है ना, ये चीज नाउन में भी पढ़ी है, मैं फिर से समझा देता हूं। कोई भी कलेक्टिव नाउन दो तरीके से काम कर सकता है, एक जिसे हम कहते हैं यूनाइटेड सेंस और एक जिसे हम कहते हैं डिवाइडेड सेंस। जब यूनाइटेड सेंस की हम बात करते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब की बात कराता है प्रोनाउन इट के साथ। डिवाइडेड सेंस की बात करते हैं, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब की बात करता है प्रोनाउन दे के साथ। ठीक है बेटा, बहुत सिंपल सी बात है ये। अब अगर ये बात अपनी क्लियर है तो बेटा इस क्वेश्चन पर आ जाओ फटाफट से। यहां लिखा है द रूलिंग पार्टी स्टूड फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बिल। अब कोई भी रूलिंग पार्टी है, अगर वो किसी भी नियम को लागू कराना चाहती है तो यूनाइटेड एफर्ट्स लगा रही है। तो यूनाइटेड एफर्ट्स अगर लगा रही है तो वॉज अपने आप में सही है, ठीक है ना, लेकिन इस लिखे हुए प्रोनाउन में देयर का नहीं, हम लोगों को इट्स का यूज करना पड़ा। क्वेश्चन 6, द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन इट्स सीट्स। अब देखो, ऑडियंस कलेक्टिव नाउन है, अब ये कलेक्टिव नाउन अगर बैठने का काम करेगा सीट पर तो हर एक की सीट अपनी अपनी अलग होगी, तो आर अपने आप में सही है, इस इट्स की जगह हम लोगों को यूज करना पड़ा देयर। क्वेश्चन 7, लास्ट समर ही वेंट टू हिज अंकल्स वेडिंग एंड ही एंजॉयड वेरी मच। आप जानते हैं कि इस एंजॉयड के बाद अगर व्हाट का आंसर नहीं मिले तो इस ही के मुताबिक हमें रिफ्लेक्शन की जरूरत है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में बात की थी हम लोगों ने, कुछ याद आया बच्चों? अगला क्वेश्चन, ही आंसर्ड मोर क्वेश्चंस देन मी। बेटा कंपैरिजन हम हमेशा लाइकवाइज करते हैं, तो मी नहीं आई का हम यूज करेंगे। क्वेश्चन 9, नीदर ऑफ द टू चिल्ड्रन। बेटा यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो बच्चों में से कोई भी नहीं सेड देयर। अब देयर नहीं, जब बच्चों की बात कही गई है तो आप सिंगुलर कैटेगरी का ही प्रोनाउन यूज करोगे। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाओ। ऑल द मेंबर्स इन द काउंसिल बिगेन शाउटिंग एट। अब जब मेंबर काउंटिंग से दो से बाहर हैं तो हम यहां पर यूज करेंगे वन अनदर, वन अनदर। क्वेश्चन 11, ही हैज नो राइट टू अटेंड दिस मीटिंग सिंस ही हैज नॉट इनवाइटेड फॉर द सेम। अब देखो बेटा, यहां समझने का काम करना, द सेम नाम का कोई प्रोनाउन आपको पढ़ाया ही नहीं गया है, आप मीटिंग के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करोगे? इट का यूज करोगे। जो चीज पढ़ाई नहीं है प्रोनाउन में वो प्रोनाउन कैटेगरी से बाहर हो गया, खत्म। यहां तक की बात समझ आ गई बेटा? अगर यहां तक की बात समझ में आ गई है तो कुछ अगले क्वेश्चंस आपके सामने लिख लेते हैं। क्वेश्चन 12 से शुरू करो बेटा हल करना, आपको पूरा टाइम दूंगा मैं, हर एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सोल्व करके देखो बेटा। चलो चलो शुरू करो।
चलिए बच्चों, अब सभी आंसर्स मैं डिस्कस करूंगा, आप ध्यान से देखें, समझें और एक एक आंसर को बनाना सीखें। क्वेश्चन 12, इट वाज मी। अब इसे देखते ही आप जान चुके हैं बेटा, इट एक डमी सब्जेक्ट है, हाँ या ना, इंट्रोड्यूस करता है असली सब्जेक्ट को, तो मी नहीं, यहाँ पर आई होना चाहिए। अब आगे के सवाल को देखने की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हाँ या ना। क्वेश्चन को लॉजिकल तरीके से समझो। शी प्राइड्स, आप लोगों को बतलाया गया है कि प्राइड के साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, तो ये तैयार हुआ शी प्राइड्स हर सेल्फ ऑन हर ब्यूटी, ठीक है ना जी। उसे किसी और पर गर्व नहीं है, उसे खुद पर गर्व होता है अपनी खूबसूरती को लेकर। बात समझ रहे हैं जी, ठीक है जी, क्लियर है, फाइन। चलो, ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बट ऑफ हिज 3 सन्स। यहां 3 बच्चों की बात कही है, तो नीदर ना होकर नन का यूज करें, कहानी खत्म। नीदर तो 2 का जिक्र होता है। द 2 सिस्टर्स शाउटेड एट वन अनदर, गलत हो गई बात, ईच अदर का जिक्र किया जाए। क्वेश्चन नेक्स्ट है, नीदर रमेश नूर राजेंद्र हैज डन देयर। बात 2 में से एक की है, तो आप हिज का यूज करो ना भाई। जॉन आई एंड हरी, सवाल ही गलत हो गया। जब आपने अपना काम फिनिश कर लिया है तो हरी का जिक्र पहले हो और आई का जिक्र। जॉन, हरी एंड आई हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज। क्वेश्चन 18 बिल्कुल 12th की तरह से है, इट वाज हिम ना होकर होना चाहिए, इट वाज ही हु केम रनिंग। क्वेश्चन 19, आई टोल्ड हिम दैट आई हैड अवेल्ड। अब बेटा याद रखना, मैंने बताया भी था आपको, रिलेटिव आई मीन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जब बात कही गई थी, तो अवेल के साथ हम हमेशा, सी ऑप्शन की शुरुआत में लिख रहा हूं मैं, ध्यान रखना, अवेल के साथ हम हमेशा यूज करने की कोशिश करते हैं रिफ्लेक्सिव। आई के मुताबिक आपने लिखवाया मुझसे माई सेल्फ, और इसके साथ हम प्रेपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर आपकी तरफ से तैयार होगा, आई हैड अवेल्ड माई सेल्फ ऑफ। और याद रखना, जब हमारे 2 ब्लैंक्स दिए जाते हैं, आई मीन 2 ऑप्शंस दिए जाते हैं, और कोई भी चीज हमें इंसर्ट करनी है, तो आने वाले ऑप्शन की शुरुआत में ही हम उसे इंसर्ट करते हैं। क्वेश्चन 20th, इफ द टीचर इज गुड द स्टूडेंट्स विल रिस्पोंड पॉजिटिवली टू देम। भाई साहब, टीचर वहां सिंगुलर की बात कर रहा है, तो यहाँ देम का जिक्र तो प्लूरल के लिए होगा, ठीक है ना। अगर टीचर अच्छा है तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, प्लूरल लिखा है ना, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उस टीचर को हमेशा रेस्पॉन्स देंगे, ठीक है ना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर टू टॉक, माय फादर हैज गिवन मी एवरीथिंग। अब देखो वही आ गया, एवरीथिंग की वजह से स्पेसिफिक हुआ, तो विच ना होकर यहाँ पर क्या होना चाहिए, दैट होना चाहिए। क्वेश्चन 22 में क्या गड़बड़ हुई भाई, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या गड़बड़ हुई बताओगे जरा बच्चों फटाफट से। क्वेश्चन 22 की बताओ फटाफट से। क्वेश्चन 22 को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल सीधी बात समझ में आई। सबसे पहले विल टेक केयर ऑफ द फंक्शन, कोई भी अच्छी बात है तो पहले जिक्र किसका आना चाहिए, ठीक है ना, पहले जिक्र आना चाहिए, फाइन। और उसके बाद हम माई सेल्फ, हम जानते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं होता, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, पहले आप लिखेंगे गोपालन एंड, और उसके बाद आप लिखेंगे आई। बात समझ में आई भाई, ठीक है ना। पहली बात तो रिफ्लेक्सिव की जरूरत नहीं है सब्जेक्ट के नाम पर, रिफ्लेक्सिव की जगह आई का यूज होना चाहिए। और दूसरी बात, इनकी अरेंजमेंट भी ठीक होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हो कि फंक्शन का ध्यान हम खुद रखेंगे, तो पॉजिटिव सेंस में आती है ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना जी। तो उसके मामले में बिल्कुल सीधी होगी बात, ठीक है जी, फाइन। क्वेश्चन नंबर 23, एवरीबडी इज ऑनेस्ट इन माई ऑफिस एंड डज। देखो एवरीबडी के लिए हम प्रोनाउन क्या यूज करते हैं, ही, हिज या हिम, तो यहां पर ये मामला ठीक होना चाहिए, क्लियर है, फाइन। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं भाई, क्लियर है भाई। नेक्स्ट सेंटेंस पर आ जाओ, फाइन। इट इज यू एंड आई हु आर टू ब्लेम फॉर दिस। अब देखो किसी चीज के लिए आरोप लगाया जा रहा है, यानी कि आरोप लगाने की बात ब्लेम की बात है। अगर ब्लेम लगाने की बात हो गई तो इसका मतलब पहले आपको आई का जिक्र लिखना होगा और उसके बाद आपको यू का जिक्र लिखना होगा। तो सेंटेंस करेक्ट होता है, इट इज आई एंड यू, क्लियर है,
नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज द सेम पर्सन। देखो बेटा, ये हु अपने आप में पर्सन के मुताबिक तो ठीक है, लेकिन इस पर्सन यानी कि एंटीसीडेंट को स्पेसिफिक क्या बना रहा है, द सेम। तो द सेम की वजह से हु को हटाकर हम यहां लिखना चाहेंगे किसे, दैट को। यहां तक बात समझ में आ गई भाई सब, है ना। चलो एक आजमाइश और करते हैं। 3 क्वेश्चन है, छुटकू से सवाल है, मैं हल करा देता हूं, फिर आगे के सवाल आप देखेंगे। महात्मा गांधी टॉट अस दैट वन शुड रिस्पेक्ट। देखो ध्यान से, महात्मा गांधी टॉट अस, ये तो कहानी यही खत्म हो गई। यहां लिखा है वन के बाद शुड, यानी कि ये जनरल सेंस कन्वे कर रहा है। रिस्पेक्ट द रिलीजियंस ऑफ अदर्स एज मच एज हिज ओन। जनरल सेंस में हम हिज नहीं, हम इस हिज की जगह यूज करते हैं क्या, वंस ओन। ठीक है भाई, ठीक है बेटा। अगले सवाल पर आ जाओ। ही यू एंड आई शैल मैनेज दिस प्रॉब्लम टुगेदर। कोई प्रॉब्लम है उसके हम खुद अगर मैनेज करेंगे, यानी कि तो अच्छी बात है प्रॉब्लम को मैनेज करना। इसका मतलब क्या हुआ, पहले हम यू लिखेंगे, उसके बाद हम ही लिखेंगे, और उसके बाद लिखेंगे हम आई को। तो होना चाहिए यू ही एंड आई। इसका मतलब यू एंड आई। इट इज नॉट डिफिकल्ट टू बिलीव दैट अ मैन हु हैज लिव्ड इन दिस सिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम ही विल। अब देखो ध्यान से इस सेंटेंस को, क्या हुई है यहाँ पर गड़बड़। इस लिखी हुई पूरी की पूरी बात को अगर ध्यान से आप देखोगे बच्चों, तो यहां पर ये लिखा है आपका रिलेटिव क्लॉज। क्या लिखा है, रिलेटिव क्लॉज, है ना। अब ये रिलेटिव क्लॉज रिलेट किसको कर रहा है, इस मैन को। तो जब इस लिखे हुए रिलेटिव क्लॉज के लिए ये मैन अगर लिखा ही है, तो इस मैन के लिए दोबारा से हमें ही लिखने की जरूरत नहीं है। अरे हाँ, है ना, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एरर है। अच्छा बच्चों, यहाँ पर एक ही जगह द भी होना चाहिए, पर याद रखना जो आर्टिकल्स के एरर होते हैं ना बच्चों, जो आर्टिकल्स के एरर होते हैं वो वीक एरर्स कहलाते हैं। ठीक है, एक बार ध्यान से देखो, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो क्या है। ठीक है भाई, अब इस सेंटेंस को अगर हम आपस में जोड़ेंगे, अगर हम इस आंसर को जोड़ने का काम करेंगे, ठीक है। अब इन दोनों के दोनों सेंटेंसेस को अगर हम जोड़ते हैं, तो इस सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या मैं इस सेंटेंस में इस फुल स्टॉप को यहां से हटाकर और सिर्फ हु का यूज कर सकता हूं। अगर मैं इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ना चाहूं बच्चों, और दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए सब कुछ एज इट इज है, बस इस हु का यहाँ पर यूज मैं करूं, तो क्या ये बात चल सकती है? एक बार मुझे आंसर बता दो फटाफट से कमेंट करके। चलो चलो बताओ फटाफट से। तो बिल्कुल सिंपल सी बात थी, ये तो आप देखते ही समझ में आ गया है। और जो अभी आपने कहा कि सर यहाँ पर इस हु का हमने यूज किया इसलिए ताकि हमें शी को हटा सके, ठीक है ना। और शी किसके लिए यूज हुआ है, कीर्ति के लिए। तो यही वाली बात इस सेंटेंस में आपके सामने हो रही है, क्या कि ये पूरा का पूरा जो रिलेटिव क्लॉज है, इनफैक्ट ये यूज किसके लिए हो रहा है, इस मैन के लिए, हाँ है ना। हु किसके लिए यूज हो रहा है, इस मैन के लिए। तो जब मैन के लिए हु यूज हो ही गया, तो यहाँ पर इस विल ही की जरूरत हमें नहीं है। समझ में आई बात। तो ये छोटी छोटी जो लॉजिक्स है ना बेटा, ये ध्यान से पढ़ोगे समझोगे तो समझ में आएंगे। जिन लोगों का ध्यान नहीं रहता, जिन लोगों को फर्जी बातें पूछनी होती है, सर ये कैसे करें, वो कैसे करें, सर मैं शादी कैसे करूं, तो भाई उनका इलाज अपने पास कभी भी नहीं है। ठीक है ना, जो पढ़ाया जा रहा है उसको बड़े ध्यान से एब्जॉर्ब कर लो। ठीक है जी, हमारे सामने लिखे हुए सवाल हैं, चलिए फटाफट से हल करके दिखाओ।
शाबाश बच्चों। लो तो भैया आपने कर ही लिए हैं। अब थोड़ा सा मैं डिस्कशन शुरू कर देता हूँ, ठीक है भाई। तो मैं थोड़ा सा डिस्कशन शुरू कर ही देता हूँ। चलो बच्चों, बड़े ध्यान से देखें एक एक सवाल को। क्वेश्चन नंबर 29, वन शुड, इसे देखते ही समझ में आ गया होगा कि ये जनरल सेंस कन्वे कर रहा है। तो जनरल सेंस के अंदर यही वन की ही कंफ्यूजन दी जाती है, और ये हो गया पॉजेसिव केस के लिए वंस। आगे लिखी बात में परेशानी नहीं है। ही टोल्ड हिज फ्रेंड्स दैट ईच ऑफ देम शुड बी एबल टू कैरी आउट द ऑर्डर्स वन सेल्फ। अब जब यहाँ ईच के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चुना गया है तो वन सेल्फ ना होकर हिमसेल्फ का यूज किया जाना चाहिए। ऐसे लिख लो, दोबारा से लिख देता हूँ। ईच की जगह यहाँ पर होना चाहिए आपका हिमसेल्फ, ठीक है ना। पूरा लिख देता हूँ, नहीं कहा था कलाकार आदमी ऐसा है, यहाँ इस वन सेल्फ की जगह होना चाहिए हिमसेल्फ। कुछ स्टूडेंट्स की आदत होती है जानबूझ के प्रॉब्लम खड़ी कर देना, समझाते वक्त समझना नहीं, जानबूझकर पैदा कर देते हैं कि चलो खोज करते हैं, क्वेश्चंस गलत करने का नाटक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ बच्चों। माई पेरेंट्स डू नॉट लाइक मी गोइंग, पुराना सवाल है सर, ये नाउन का काम कर रहा है। माई गोइंग द कैंडिडेट्स हु वी हैव। अब देखो यहाँ लिखे हुए सेंटेंस के अंदर ये एक डिफरेंट सब्जेक्ट की बात कर रहा है ना। अरे भाई है ना, तो हु ना होकर यहाँ क्या होना चाहिए, हुम। नेक्स्ट सेंटेंस, द स्टूडेंट विच हैज। अब स्टूडेंट के साथ विच का क्या लेना देना है भाई, हु का यूज करो। हु इज द ओल्डेस्ट ऑफ द वर्कर्स। अब आपके सामने कुछ वर्कर्स हैं, उनमें से सबसे बुजुर्ग पूछा, यानी कि सिलेक्शन पॉइंट आउट करने की बात आ गई। तो हु की जगह पर आप क्या यूज करेंगे बेटा, विच का यूज करेंगे। पुराना सवाल हो गया है ना जी। अब ऊपर वाले सवाल में जो आपने देखा है, यहाँ ऊपर वाले सवाल में वही सवाल यहाँ पर है ना। तो यहाँ पर यू की जगह क्या होना चाहिए, योर, क्योंकि नाउन का काम कर रहा है। क्वेश्चन 36, द डायरेक्टर ऑर्डर द टीचर टू लेट द स्टूडेंट्स। अब लेट अपने आप में एक वर्ब है, और वर्ब के बाद हम जानते हैं कि हम लोगों को ऑब्जेक्टिव केस का यूज करना होगा। ये अपने आप में एक ऑब्जेक्टिव केस का, यानी कि स्टूडेंट्स भी ऑब्जेक्टिव केस है, इसको भी आप ऑब्जेक्टिव केस ही बनाएंगे। नेक्स्ट 37, राहुल वॉज प्रेजेंट इन द क्लास एक्सेप्ट, एक प्रेपोजिशन का काम करता है, और प्रेपोजिशन में दोनों के दोनों ऑब्जेक्टिव केस की तरह यूज होने चाहिए। याद आ गई भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर विच बुक्स के अकॉर्डिंग तो ठीक है ना, लेकिन लिखा क्या है, बेस्ट। इस बुक्स को स्पेसिफिक बनाए सुपरलेटिव डिग्री ने, तो विच ना होकर क्या होना चाहिए, दैट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 5 सिस्टर्स। अब 5 बहनों की बात अगर कही गई है तो ईच अदर ना होकर इसकी जगह होना चाहिए वन अनदर। खत्म बात। बताओ क्या मुश्किल है, कोई मुश्किल बातचीत नहीं। अगर क्लास को ध्यान से सुनोगे, नोट्स को अच्छे से पढ़ोगे, अपनी हर दिन की क्लास को शिद्दत से रिवाइज करोगे, तो मजाल आपसे एक भी क्वेश्चन गलत हो जाए। हाँ, फर्जी सवाल पूछने से ही हमेशा उलझोगे, जो मतलब नहीं है वो चीजें पूछनी शुरू करो, उस चीज से तो हमेशा ही बर्बाद होगे। अब देखो विच बुक के अकॉर्डिंग तो ठीक है, लेकिन इसे द ओनली ने स्पेसिफिक बनाया। हटाओ यार, क्या देर लगती है, कहानी खत्म हुई। ठीक है बेटा, तो आज मैं क्वेश्चन 40 तक डिस्कस करूंगा, कल इसी सफर को आगे तय करना शुरू करूंगा। आज के लिए हम यहीं तक गाड़ी को रोकेंगे, ठीक है बेटा, आज के लिए हम यहीं तक गाड़ी को रोकेंगे, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बातें अगर आपने अच्छे से पढ़ ली हैं, समझ ली हैं, तो आपको आगे के सारे मसले समझ आ जाएंगे, ठीक है बच्चा। तो चलिए आज के सफ़र को यहीं तक रोकते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच, गुड डे, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू। मस्त रहें, व्यस्त रहें और अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है जी।
तो आज आप लोगों का जन्माष्टमी का त्यौहार आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।